बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर एक ट्रांजिशन और अनसर्टनिटी से गुजर रहा है। ऑटो पॉलिसी जो कि 2021 से 2026 तक की थी वो एक्सपायर हो चुकी है और वो 30 जून को एक्सपायर हो गई थी। अभी तक नई ऑटो पॉलिसी जो है वो नहीं आई है। अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो जो बड़ी डिबेट है वो ये है कि क्या हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है विद या विदाउट परफॉर्मेंस, क्या हमें इंपोर्ट्स को खोलना है और इस तरह कंपटीशन को इनकरेज करना है, हम किस तरह टैक्सेशन के मामलात को बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह कंज्यूमर को सस्ती और क्वालिटी गाड़ी दे सकते हैं, किस तरह हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टू सम एक्सटेंट कभी कभी ऑटो सेक्टर की वजह से, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और चैलेंजेस हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। हमें दो सीनियर इकोनॉमिस्ट ने ज्वाइन किया है, अली खज़र जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, और डॉक्टर अली हसनैन जो कि प्रोफेसर हैं लाम्स यूनिवर्सिटी के। हम डॉक्टर अली हसनैन के पास चलते हैं। जी डॉक्टर अली, क्या मेरिट्स और डी मेरिट्स हैं हमारे सामने ऑटो इंडस्ट्री के? क्या हमें प्रोटेक्ट करना है वो जो हम बहुत अरसे से इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, या कि हमें आपके ख्याल से जो इंपोर्ट है उसको खोल देना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इस बड़े अहम मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखें, मेरे नज़दीक मसला ये नहीं है कि हमने मार्केट के ऊपर चलना है या हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे चलना है। पूरी दुनिया में मुल्क जो हैं वो दोनों स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सक्सेसफुली भी चला के लोगों ने दिखाया है और मार्केट बेस्ड एफिशिएंसी को भी हासिल करके दिखाया है। पहला तो सवाल ये बनता है कि हम एक नज़र-षानी करें अपने माज़ी के ऊपर कि हमने क्या अटेम्प्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है या फेलियर रहा है। अगर हम उसको देखें तो जो हमारी माज़ी की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऑटो सेक्टर के साथ के लिए रही हैं, उन्होंने बड़े बुरी तरह से अपने टारगेट्स को अचीव करने में वो नाकाम रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने अखबार वो देखा है 1980s का, जिसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो पोर्ट कासिम में पाक सुज़ुकी के प्लांट के इनॉग्रेशन पे गई हैं और वहाँ सुज़ुकी के चेयरमैन ने ये कहा कि 90s तक पाकिस्तान एक कार एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएगी। उसके बाद जो दीगर राइट। और पॉलिसीज़ वक़्तन-फ़वक़्तन आई हैं, उनके टारगेट्स हमने 50%, 30% इससे ज़्यादा अचीव नहीं किए। अब एक पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि इसके कॉज़ेज़ क्या हैं? इंडस्ट्री ये कहती है कि इसके कॉज़ेज़ इंडस्ट्री के बाहर हैं और उसके अंदर कुछ जो है वो लॉजिक भी है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आई, उसका ऑटो सेक्टर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन द अदर हैंड फिर हमें ये राइट। सोचना चाहिए कि क्या इस स्ट्रैटेजी से हम कहीं मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं? और अगर नहीं तो फिर अभी की डिस्कशन के अंदर हम कोई चेंजेस भी डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं? सो हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक में एक रिपोर्ट लिखी गई, बहुत संजीदा और काबिलियत के साथ रिपोर्ट लिखी गई, जिसने ये आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान में टैरिफ्स जो हैं वो दुनिया के सबसे हाई टैरिफ्स में शुमार होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क के कई ऐसे सनअतकारों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड से निकाल के एक प्रोटेक्टेड प्रॉफिट सेंटर्स बना के रख दिए हुए हैं, जिसके अंदर बड़ी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट कमाती है। और उससे आप इनकरेज नहीं कर सकते लोगों को कि वो खुले मैदान में जो एक्सपोर्ट की दुनिया खुला मैदान होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से आप कम्पीट करेंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने सनअतकार को उस तरफ पुश नहीं किया कि वो ग्लोबल कंपटीशन की तरफ जाएं। तो वो जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर। और आईएमएफ ने गवर्नमेंट को पुश किया कि आप टैरिफ पॉलिसी अपनी एक बनाएं, जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी के नाम से जो अभी आई है। और उसके अंदर फिर क्योंकि उसकी एक बुनियादी लॉजिक जो थी वो तो ठीक थी, तो मुल्क के अंदर भी उसमें कुछ एक बाय इन
क्रिएट हुआ। तो अभी जो जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वो एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी के जो प्रोपोनेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रीज़ को खोलना चाहिए और इनको एक्सपोर्ट की तरफ धकेलना चाहिए, उनकी और जो अभी मौजूदा पैटर्न के ऊपर चलने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी एक टग ऑफ वॉर चल रही है और गवर्नमेंट उस टग ऑफ वॉर के बीच में है। राइट। गवर्नमेंट का जो की जो जिम्मेदारी है इस वक्त, वो बहुत अहम बात ये है कि वो अम, एक मुनसिफाना तौर पे एक अ, एक कायदा बनाएं जिसमें असूल दें कि इंडस्ट्रियल सपोर्ट के राइट। असूल क्या हैं, जी किस अली, वजह से दे रहे अली हैं और आपने बड़ा उसकी हम उसको इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है नेशनल टैरिफ पॉलिसी पे, और किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ऑफ कोर्स एनटीपी पे काम कर रही है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देख रही है। मैं अली खज़र साहब की तरफ आऊँगा। अली, सो मेन चैलेंज जो है वो तो ये नज़र आता है कि क्या हमें ऑटो इंडस्ट्री के थ्रू वो जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बिल्ड करना है। करना तो है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सके पास्ट में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा ना सिर्फ इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़, इंडस्ट्रियल स्पिल ओवर्स भी तो होते हैं। मतलब हमारी ऑटो इंडस्ट्री भी अगर हम उसको निचले लेवल पे देखें तो उसके साथ बहुत सी और इंडस्ट्री, वेंडर इंडस्ट्री भी है, डीलरशिप्स भी हैं, और नीचे ट्रिकल डाउन कर जाती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑटो इंडस्ट्री भी जो है वो क्या स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री है या नहीं है? इन दोनों चीज़ों पे ज़रा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी, हाँ, थैंक यू। आवाज आ रही है आपको ठीक? बिल्कुल जी, अली ने जी जी जी। बिल्कुल ठीक बात की कि जी पॉलिसी के अंदर जो है वो कभी भी जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे फिल नहीं हुए, चाहे वो लोकलाइजेशन की हो, नंबर ऑफ कार्स की हो, एक्सपोर्ट्स की हो, या किसी और चीज़ की हो। और उसमें बुनियादी फैक्टर एक बहुत बड़ा ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उसकी वजह से जो है ऑटो सेक्टर पे टैक्स किया जाता है कि उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाता है। तो जब तक आप एक सर्टेन स्केल पे नहीं जाएंगे, उस सर्टेन स्केल तो आप आपकी तो आप वो एक कंपेटिटिवनेस की ऊपर नहीं बढ़ सकते। प्लस बहुत सारे और अनकम्पेटिटिव फैक्टर्स हैं, वी डोंट नीड टू मेंशन, वी ऑल नो दैट। और वो ओवरऑल हर इंडस्ट्री को इस तरह ही इम्पैक्ट करती हैं। अब सवाल ये है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है, जो 1985 से अब तक आपके पास चल रही है, जिसमें कि मतलब आपने 2015 के बाद एक बड़ा बुनियादी चेंज लाया आपने, मतलब 3 जापानी प्लेयर के दरमियान कंपटीशन दिया, और आज आप देखें गाड़ियां जो है बहुत सारी चाइनीज फ्लड हुई है, प्राइस कंपटीशन चल रहा है, बनस्बत इसके एक गाड़ी का 50% तकरीबन टैक्स होता है, बड़ा वो कल चल रहा है, और नए प्लेयर्स आ रहे हैं, और पुराने चैलेंज हो रहे हैं। अब ऐसे में, और $1 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, बहुत सारे प्लांट्स लग चुके हैं, कुछ लग रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल अब इस वक्त उठाना कि जी आप बिल्कुल इसको टैरिफ को खोल दें, इन प्लेस को, या तो कुछ टाइम दे कि चलो जापानियों को तो हमने 50 साल देती है, इन नए प्लेस को आप कुछ टाइम दे, या इनको प्री मेच्योर डेथ दे देंगे। कुछ जापानी तो फिर थोड़ा शायद सर्च कर देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और इनको जब मतलब राइट। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर वेंडर की इंडस्ट्री की बात होती है, तो वेंडर इंडस्ट्री देखें, वो तो जापानियों ने तो वो काफी हद तक बना दिया, वो बड़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। उसके अंदर गाड़ियों की इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव नहीं है, वो प्रिंसिपल में बहुत मूव करती है, बट वेंडर कंपेटिटिव है। बट वेंडर का प्रॉब्लम होता है कि जब सुजुकी या कोई एक प्लांट बना रहा होता है, तो वो कहता है जी इसका रॉ मटेरियल लेना है, आपने इस बंदे से लेना है। वो बंदा अगर $5 का दे रहा है और मार्केट में वो पार्ट $3 का मिल रहा है, तो उन्हें $5 का लेना पड़ता है। ऑफकोर्स वो पास थ्रू होता है, उनके सर्टेन मार्जिन रखे जाते हैं, बट वहां से भी एक आप उसको जो कहिए ना कि वो जो रेंट ट्रांसफर होते हैं बाहर के मुल्कों में, जिसको वो कहते हैं कि जी हमने चूंकि R&D की थी तो हम ये कर लेते हैं। तो लेकिन अब इसको अगर आपने तोड़ना है, आगे चलना है, तो इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा उसको और स्पेस दें, उसको टाइटन अप करें, उसके स्क्रू को और टैक्सेस को थोड़ा कम करके मार्केट को बढ़ा करें। अगर आप NEV में आना चाहते हैं, तो आप ये ज्यादा कैलकुलेशन करें कि कितना आप फ्यूल सेविंग करेंगे, उससे कितनी इंपोर्ट सेविंग होगी इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल। और वो जो आपके इंडिजिनस सोर्सेज पे सोलर बहुत लग गया है, बैटरी सोल्यूशन आएंगे, उससे करेंगे। और उस सेविंग के अगेंस्ट जो आप जो एक एम्प्लॉयड सब्सिडी दे रहे हो इस सेक्टर को, तो उसकी कॉस्ट को वे करें। और मेरे ख्याल में जितनी सम कॉस्ट हो गई है, इसको टाइम देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो सबसे बड़ा है, जिसको हम बात को
समझ नहीं पा रहे कि 2026 में ये पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी और 2025 से इस पे काम हो रहा था। और आज भी अली हसनैन साहब कहते हैं कि उनको और बाकी लोगों को बुलाया जाता है और उनसे मशवरा लिया जाता है। अगर आपकी न्यायालय ऐसी है कि आप पॉलिसी एक्वायर होने के 3 हफ्ते बाद भी मशवरे ले रहे हैं, और आपने जैसे अपने बयानी में बताया कि इंडस्ट्री में लोगों ने गाड़ियां बंद की हुई हैं, 25,000 गाड़ियां साल महीने की बनती हैं, तो इस महीने अगर 10,000 गाड़ियां बनेगी तो 15,000 का लॉस है। हुकूमत के हाल जाएगा, कंज्यूमर कंफ्यूज हुआ हुआ है, आपने मार्केट को राइट। डिसरप्ट कर दिया है। तो इस इनएफिशिएंसी का आपको फौरी तौर पे हल रहना चाहिए। एक क्लैरिटी दे दें कि जी 1 साल यही पॉलिसी चलेगी, साल बाद आप देखें नई पॉलिसी क्या लाते हैं। जी राइट, हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज जो है, मैं अली हसनैन के पास आऊँगा, वो है कि मार्केट का साइज़। सो हो रहा ये है कि मार्केट का साइज़ उस तरह एक्सपैंड नहीं हुआ। ऑफ कोर्स उसमें भी एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। मतलब स्टेट बैंक ये कहता है जी 30 लाख से ज़्यादा की आप कार फाइनेंसिंग कर नहीं सकते हैं। तो जो वो एक मैजिक नंबर है 3 लाख का, अभी लोकल प्रोडक्शन इस साल आई थिंक 2,60,000 टच कर सकी है। सो हो रहा ये है कि केक का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, पीसेस होते जा रहे हैं। सो अली हसनैन, ये तो बड़ा एक चैलेंज है कि वो स्केल पे नहीं आ रहे, लेकिन स्केल पे ना आने का जवाब ये तो नहीं है कि हम कहें कि वो जो 10 साल से हमने एक पॉलिसी चलाई जिसमें पहले कोरियन मैन्युफैक्चरर्स आए और उसके बाद फिर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स आए और कंज्यूमर्स को एक वैल्यू तो मिली है। आपको वो वक्त याद होगा जब एयर बैग तो दूर की बात, एक वक्त में सीट बेल्ट नहीं हुआ करती थी गाड़ी में। तो एक वैल्यू तो एडिशन हो रही है। ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, लेकिन इस पे भी ज़रा स्केल पे स्पेसिफिकली ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी, ये बुनियादी एक सवाल है कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है कि इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है अगर हम इसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दें, या हम इसको ऐसा इन्वायरमेंट दें जिस तरह का हमसे तवक्को रखी जा सकती है। माजरत के साथ हमारे मुल्क की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बेलगाम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम ट्रेंड डेफिसिट के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे पास डेट का एक बहुत बड़ा हुजम है जिसको हमने मैनेज करना है। उसकी वजह से हमारी जो नेक्स्ट 10 इयर्स की ग्रोथ है, वो IMF की अपनी कैलकुलेशंस हैं कि वो किस बैंड के अंदर हो सकती हैं। तो हम बहुत अपने आप को अगर बेहतर करें तो शायद 5-6% पे जा सकते हैं। और अगर हम इस तरह चलते रहें जिस तरह चल रहे हैं तो हम 2-3% के ऊपर एक थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बनाते हैं। हमें पता है कि हमारी ग्रोथ की क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब हम अगर इस इंडस्ट्री के ऊपर जो इसके करंट वॉल्यूम्स हैं उसके ऊपर वो ग्रोथ रेट अप्लाई करके देखें कि ग्रोथ किस तरह की पॉसिबल है, तो हमारे पास नंबर्स आते हैं। हम जो भी एक आप ईयर पिक करते हैं, लेट्स से 2030, 2040, 2050, तो आपके पास एक अपनी कार मार्केट का एक रफ एस्टिमेट आ जाता है कि आपका हुजम कितना बढ़ सकता है। अगर आप देखें, मुशर्रफ के दौर से आज तक कार मार्केट बढ़ी नहीं है, क्योंकि हमने स्टैग्नेट किया है। हमारे मुल्क में पॉवर्टी बढ़ रही है। एक डायनामिक है, हमारा GDP पर कैपिटा फिक्स्ड है कांस्टेंट डॉलर टर्म्स में कई सालों से। हमारी वो ग्रोथ नहीं आ रही कि हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करें कि कल को हम बहुत बड़ा हुजम बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल हमें कुछ तो, ये ये मेरी राय हो सकती है, अली खिज़र की कोई और हो सकती है, इंडस्ट्री वाले की कुछ और हो सकती है। वो जब तक हम नंबर्स को लिख के डिफेंड नहीं कर सकते तब तक हम बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर की गेम रह जाती है कि कौन ज्यादा ऊंचा बोल सकता है। आप अपना एक एस्टिमेट बनाएं। मैंने एक एस्टिमेट बनाया है, मैंने गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया है, इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ भी शेयर किया है। उसके ऊपर मैं गलत हूं, आप करेक्ट कर दें, कम अप विद होराइजन। ना बुनियादी एक मसला ये है कि आपको फिर उस स्केल का कंपैरिजन करना है, और वो कंपैरिजन ये नहीं है कि गाड़ी कितनी अच्छी हमें मिल रही है, क्योंकि जो गाड़ी मिल रही है वो कोई गाड़ी यहाँ असेंबल हो रही है, कोई गाड़ी तकरीबन सारी पार्ट्स में आती है और वो सिर्फ पार्ट्स के नट्स कसे जाते हैं। जो हमने वो एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो जाता है। तो एक हम सवाल ये कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर एक अच्छी फैक्ट्री कितनी बड़ी होती है, और चाइना के अंदर आजकल फैक्ट्रियां जो हैं वो 5 लाख से 10 लाख तक गाड़ियां साल में बनाती हैं। पाकिस्तान की टोटल मार्केट 240, 300
यानी 2 से 3 लाख की रेंज के अंदर रहती है एट एनी टाइम। अली, लेकिन चाइना तो इज हमारे नॉट द पास राइट कंपैरिजन, हमें तो अपने जैसे नहीं नहीं मुल्क का नहीं, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, करना आई टेल यू चाहिए, व्हाई क्या इट इज, ख्याल नो नो नो, इट इज एब्सोल्युटली द है? राइट कंपैरिजन, आई टेल यू व्हाई। द रीजन इज दैट आप सोच रहे हैं कि आपने इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करवानी है। अगर साउथ अफ्रीका की मार्केट में गाड़ी आनी है अगेन वो और एक उसके और पास डिबेट, अब चाइना से भी उस आ पर भी सकती आते है। हैं हम लोग जी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं चलें, मैं मुझे हम्म। बात पूरी करने दीजिएगा कि हम्म। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है जी तो प्लीज। आपने, अगर आपने ये क्वेश्चन करना है कि क्या ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर सकती है, तो फिर आपको वहां से कंपैरिजन करना है। बट आपकी बात मैंने तस्लीम कर ली, हम चाइना से नहीं कंपेयर करते, हम जापान से कंपेयर कर लेते हैं। जापान में एक फैक्ट्री जो है वो 2.5 लाख गाड़ियां साल की बनाती है। हम कोरिया से कंपेयर कर लेते हैं, वहां 1.5 लाख गाड़ियां एक फैक्ट्री साल की बनाती है। आप कर करा के मुझे इंडस्ट्री वाले कहते हैं जी उससे भी कंपैरिजन ना करें, रीजन के अंदर 50,000 लाख गाड़ियों की वो बनती है। सो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि एक तरफ मुझे नजर आ रहा है कि दूसरे मुल्कों में जो कटिंग एज हैं फैक्ट्रीज, वो 10 लाख या इवन 2.5 लाख गाड़ियां बना रही हैं, और आप कहते हैं 50,000। ये बड़ा जिसको कहते हैं ना मल्टीपल्स का फर्क है। अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन राइट। ये है कि फॉर अ कंपेरेटिव पाकिस्तानी इंडस्ट्री, कम अज कम 5-6 प्लेयर्स का इस मार्केट में स्पेस होना चाहिए कि वो अपनी एक एफिशिएंट फैक्ट्री साइज को अचीव कर सकें, मिनिमम एफिशिएंट स्केल MES को अचीव कर सकें। यहाँ आपकी जो नॉर्मल गाड़ी का जो पर ईयर वॉल्यूम है वो 4 से 6 हज़ार गाड़ियां बिकती हैं, और जो आपका असेंबलर है, द एवरेज असेंबलर इज असेंबलिंग 20,000 कार्स अ मंथ। तो एक तरफ आपकी मार्केट का ये हुजम ही इतना नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इधर इसको एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बनाएंगे। ये मेरी समझ से बाहर है। इट कैन नॉट बी कि आप पूरी इंडस्ट्री ऑटो, फुल स्पेक्ट्रम ऑटो को, पाकिस्तान का वायबल स्केल नहीं अचीव हो सकता फॉर 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। या तो आप ये कहें कि कंज्यूमर तब तक ट्रांसफर देता रहे, जो हर गाड़ी पे 25-30 लाख कंज्यूमर से ऑटो असेंबलर तक जा रहे हैं, या तो आप उसको मेंटेन करें अगले 20-30 साल, और फिर आप इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इतना टाइट कंट्रोल रखे कि वो वाकई राइट। पुश हों अपने आप को करेक्ट करने को। एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये कि आप पार्ट्स की तरफ आए, मीनिंग कि आप जो चीजें आप स्केल पे नहीं बना सकते वो ना बनाएं, लेकिन फिर ये तलाश करें कि क्या हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में दूसरे मुल्कों की वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट कर सकें, एंड दैट इज वेयर आई थिंक देयर इज सम पोटेंशियल। राइट। चलिए, मैं अली खज़र की तरफ आता हूँ। सो अली, हसनैन ने एक पॉइंट रेज़ किया है, लेकिन अगेन पूरी यूनिट को एक्सपोर्ट बनाना या ऑटो सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना, आई थिंक इट्स फार फ्लंग, क्योंकि हम तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और पॉइंट अली आपसे पूछना चाह रहा था। सो अगर हम एक फेयर कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में अगर एक CKD किट आती है वर्सेस एक CBU यूनिट आता है, तो मुझे ये नज़र आता है कि इस ट्रेड ऑफ में CKD बेटर ऑफ है इन टर्म्स ऑफ कि नीचे आपके पास वेंडर इंडस्ट्री सपोर्ट हो रही है, कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट आ रही है। दो, हमने को बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की, बड़े बड़े पार्ट्स अभी भी हम बाहर के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आई मीन कैपेसिटी तो बिल्ड की जा सकती है, हम उस तरफ जा सकते हैं। तो आपके ख्याल से इन दोनों कंपैरिजन में कौन सा बेहतर है? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो वर्ल्ड क्लास तो ठीक है, अली की सोच अच्छी है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, बट हमारे पास वर्ल्ड क्लास है क्या? और हम हर चीज में काम करते हैं, तो वो भी हमें इस मुल्क की रियलिटीज को, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि और चीजों को देखना चाहिए, तो ये भी अभी ये रियलिटीज ये भी देखनी चाहिए। या तो फिर हम इंजीनियरिंग जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी हम कहें कि या खत्म हो जाए, इससे भी फारिग हो जाएं, या फिर हम इससे है कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा इंजीनियरिंग को एक जिंदा रखें। और बाकी बात, अगर मैं आपको वो जो आपने बात की ना कि गाड़ी एक, लेट्स से एक एवरेज गाड़ी 1 करोड़ रुपए की, उसमें से 50 लाख तो हुकूमत के पास चला जाता है। बाकी 50 लाख के अंदर जो है वो हर तरह का मार्जिन भी है, डीलर का मार्जिन भी है, जो कि इम्पोर्टेड में भी रहेगा, और फिर एक असेंबलर का मार्जिन है, फिर जो इंपोर्ट जो गाड़ी होके आ रही है उसमें आपका जो सेंडर है उसका भी मार्जिन है। इस वक्त हो ये रहा है कि चाइनीज गाड़ियों के अंदर जो है ना, जो इनहेरिट सब्सिडी चाइना के अंदर जो दी जाती है उनके प्लेयर्स को, जिसकी वजह से वो एक इतने बड़े साइज के होते भी हैं,
वो अपनी की सब्सिडीज को अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्केल इतने हो चुके हैं कि वो गाड़ियां तो चाइना में इतनी डिमांड नहीं है जिस स्केल पे वो जा चुके हैं, तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी वजह से आपको ये गाड़ियां सस्ती मिलती हैं। यही आपको चीज आपको नजर आई थी सोलर पैनल के अंदर भी, जो इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई। बट और चाहे वो डंप कर रहा था उनका एक्सपोर्टर, लेकिन वो ये था कि आप उनकी सब्सिडी जो है ना वो आप इंजॉय कर रहे थे। तो आपको ये मौका मिला हुआ है, इसको लेके चलें और थोड़ा बहुत इसमें करें आगे डेवलप, क्योंकि एक सीकेडी और सीपीयू सिर्फ अगर उस मॉडल में चले जाए ना, तो हमारे यहाँ जो है ना अगर डीलर मॉडल में जाए तो हमें बड़े बड़े लोगों को देख के बड़े बड़े धोखे भी होते हैं, और बड़े ब्रांड्स के भी धोखे होते रहे हैं। वो एक लड़का था अबू जर, वो कौन से वो गाड़ी का था, वो उसको वो भी बड़े लोगों को धोखा दे गया था। इसके अलावा यहाँ पे वो नाइट पर फ्लाई इंपोर्टर्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये असेंबलर जब आता है, जब एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट करता है, उसके अंदर एक सीकेडी यूनिट लाता है, वो कहता है कि अगर मैं इस यूनिट को 50,000 ये लाख के करीब नहीं अपनी इस लाइफ साइकिल में बेचूंगा तो मेरी अमोर्टाइजेशन ही होगी। तो उस ब्रांड को सीरियसली लेता है, उसको आफ्टर सेल देता है, सारा कुछ देता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोकलाइजेशन होती भी है, बढ़ती भी है। अब अगर हम 3 साल पुराने चाइनीज प्लेयर देखें तो उनकी लोकलाइजेशन अब होना शुरू हो गई है, जैसे कि हवल के केस में। लेकिन अब जो नए वाले हैं उनकी बिल्कुल नहीं हो रही है। सी BYD तो बेच भी CPU रहा है। तो इवेंचुअली ये आहिस्ता आहिस्ता होगी। अब आप देखें टोयोटा के इवन इंजन भी आता है, खुल के आता है, उस इंजन के पार्ट्स भी यहाँ पे असेंबल होते हैं। तो कहीं ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं बेहतर आता है, जब बेहतरी आती है। लेकिन हम स्केल पे नहीं पहुंच सकते कि या ना हमें चाइना में कि हम कॉस्ट से कभी compete कर पाएंगे, और जापानी हमें कभी ये मौका ही नहीं देगा कि हम उस एक हद से ज्यादा लोकलाइज कर सके। पर फिर भी इन द स्टेटस को मेरे राइट। ख्याल अच्छा में जी। इंडस्ट्री जो अपनी जो उस चीज इंडस्ट्री एक इवॉल्व करके बेहतर हो रही है, कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा थोड़ा उसको बर्दाश्त करेंगे, तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त कर लेना चाहिए गिवन द सर्कमस्टांस। थैंक यू। सही, हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अली, मैं ज़रा थोड़ा सा टैक्सेस की तरफ आऊँगा। अली हसनैन आपके पास, अब मैं एक लिस्ट देख रहा था कि इंपोर्ट लेवल पे आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी, एडवांस कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स लगता है, और फिर जब गाड़ी जो है रिटेल पे पहुंचती है तो फिर आप दोबारा GST लगता है, FED लगता है, एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स होता है, और फिर एक रजिस्ट्रेशन की स्टेज है जिस पे आपसे फर्दर टैक्स लिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो तो 50-50% का पार्टनर है इस पूरी की पूरी डील में। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ओवर टैक्स करती है इसको, और उसके बाद अगर अगेन इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि एक NEV पॉलिसी आई जिसमें उन्होंने इनकरेज करना था कि जी हम लोग हाइब्रिड्स और EVs को इनकरेज करेंगे, और दूसरी तरफ क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो हम दे रही हैं और वो तो 1500 अरब क्रॉस कर गई इस साल, तो कंज्यूमर्स को दोनों तरफ से जकड़ा हुआ है टैक्सेस ने। तो गवर्नमेंट जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी या ऑटो सेक्टर पॉलिसी बनाती है तो क्या वो खुद अपने आप को भी देखती है कि मुझे कुछ टैक्सेस को रैशनलाइज करना है किस स्टेज पे, क्योंकि एक तरह से तो ये डबल टैक्सेशन होने लगी हुई है, इंपोर्ट पे एंड देन रिटेल पे। काशिफ, हमें ना थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव्स लेना जरूरी है। इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि डेटा से एक पर्सपेक्टिव निकाले पूरे नेशनल लेवल पर। तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ओनली 5% पाकिस्तान की आबादी है, यानी 20 में से सिर्फ एक बंदा है जिसके पास गाड़ी है, और आधे लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ी छोड़ें बाइक भी नहीं है। ठीक, मुझे कोई मसला नहीं है कि गवर्नमेंट मेरी गाड़ी की खरीदारी से 50% टैक्स ले ले, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान में जो आप टैक्सेस कर सकते हैं उसमें से सबसे प्रोग्रेसिव टैक्सेस में से है। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है तो मैं अपना शेयर नहीं डालूंगा तो कौन डालेगा? आप गरीब से जाके जो आप GST लगाकर उससे जो कलेक्ट करें उससे बेहतर है मुझसे कलेक्ट करें। आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम ये है तो गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट मुझसे के वो पैसे कलेक्ट एक्सपेंडिचर्स भी कर तो रहे अली कम करवाए ना। हैं, जी। वो देखिए, हर मसला जो है ना, अगर आप कहेंगे कि मसले बहुत ज्यादा हैं तो फिर आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। हर मसले को आपने इंडिविजुअली एनालाइज करना है। हम्म। आप और मैं इस मुल्क के सबसे फॉर्चुनेट लोग हैं, और हमें अपनी गाड़ियों पे टैक्स हैवी देना चाहिए। इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा मसला ये नहीं है, और मैं चाहता हूं कि वो टैक्स करें, और मैं चाहता हूं कि उससे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाएं, या वो कोई गांवों के अंदर कोई जॉब्स का प्रोग्राम बनाएं, जरूर करें। इनफैक्ट आपको ये पता होगा कि
हमारे सब सूबों में जो फी का अखराजात हैं पढ़ाई लिखाई पे और सेहत पर गरीबों के लिए, वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को उसमें से निकालें और पर कैपिटा देखें तो हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम होती जा रही है। जी सो ये इस टैक्स का कोई मसला नहीं। टैक्स मसला ये है कि जब मैं अपनी गाड़ी नहीं, खरीदता टैक्स हूँ तो और बढ़ रहा उसका है, लेकिन कैलकुलेट, वो अगर कम हो गुजारिश रही हैं तो सुन, एक्सप्लेनेशन कहीं और जी है। सुन लीजिए, जी ठीक है, वो ठीक है, बट आई एम सेइंग मैं असूल की बात कर रहा हूँ कि मुझे हाई टैक्सेस से कोई मसला नहीं, ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ और मुझे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, तुमने बाहर से जापानी गाड़ी नहीं मंगवानी या चीनी गाड़ी नहीं मंगवानी, और तुम यहाँ से, चाहे वो लोकल असेंबलर हो, चाहे वो व्हाटएवर, एक रिस्ट्रिक्टेड ये 4 लोग हैं इनसे तुम गाड़ी खरीद सकते हो। और मेरी कैलकुलेशन ये दिखा रही है कि मेरे करोड़ में से 20 लाख जो है वो टैक्सेस के अलावा वो सनतकार की तरफ जा रहा है। आप 10 लाख कर लें, वो बात, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी मेरे सामने नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट चंक जा रहा है, 10 लाख ठीक ट्रांसफर हो है। रहा है, अबाउट समथिंग लाइक $250 million a year or something इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जो मैं एज ए कंज्यूमर पे कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री को। तो मुझे उससे भी कोई मसला नहीं। जिस तरह अली खजर ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने इंजीनियरिंग को भी तो सपोर्ट करना है, गुड, लेकिन वो खर्चा फिर ऐसी चीज में जाए कि जो पे ऑफ करे मुल्क के लिए। मुझे कोई निशात या राइट। लकी या एटलस या इनसे कोई लगाव नहीं है। दीज आर इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। मुझे तो पाकिस्तान से लगाव है ना। तो व्हाट आई वांट टू सी इज कि आप मुझे कोई ऐसा प्लान दिखाएं जिसमें जो मुझसे पैसा लिया जा रहा है वो कल को एक सस्टेनेबल फ्यूचर दे। अगर आप कहते हैं कि अभी भी 20 लाख दो और तुम्हारे बच्चे भी 20 लाख देंगे और उनके बच्चे भी 20 लाख देंगे और चलाओगे तुम CD70 जो तुम्हारे दादा चलाते थे, तो ये कोई प्लान समझ नहीं आता। दिस इज अ लो प्रोडक्टिविटी प्लान। सो व्हाट आई वांट टू सी राइट। इज, मैं कहता हूं कि आप लाइट इंजीनियरिंग की तरफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आए। जो आप पाकिस्तान में आपने एसी भी लोकलाइज किया हुआ है, फ्रिज भी लोकलाइज किया हुआ है, मोटर बाइक लोकलाइज की हुई है। आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल्कुल छोड़ ना दें, लेकिन उस तरफ आए। अगर आप, चाइना ने अपनी ईवीज सस्ती की हुई हैं, तो जिस तरह हमने सोलर को एंजॉय किया और उसकी वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो रही है, हमें पाकिस्तान को चाइनीज ईवी से भर लेना चाहिए। और उससे आपका जो जितना इस वक्त पर आपका हिस्टोरिकली आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट रहता है, दैट इज अबाउट द साइज ऑफ योर एनर्जी बिल। उस एनर्जी बिल का कोई 21% होगा गाड़ियों पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है, बट इट इज नॉट अ ट्रिवियल अमाउंट। जी आप जब ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों में को इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा सोलर पैनल घरों पे लगा के हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है, आप बेहतर गाड़ियां चला के पेट्रोल पे कम पैसा लगाएंगे और दैट विल बी गुड फॉर द। अच्छा, इसमें एक जो चीज मेन आती है ना, वो ये, सो बिफोर आई गो ऑन, एक ये बड़ी जरूरी चीज आप जहन में उठा लें कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मुझसे पैसे लेकर पाकिस्तान की तरक्की की जाए, लेकिन मुझे मसला तब है कि अगर मेरा पैसा जाके एक ऐसे प्लान में लग रहा हो जिसका फ्यूचर भी सिर्फ मुझसे ट्रांसफर लेकर है, अनलेस दे आर अचीविंग सम सॉर्ट ऑफ कोई मेट्रिक्स होने चाहिए जिसके ऊपर तरक्की नजर आ रही है। वो लोकलाइजेशन की बात, लोकलाइजेशन वो नंबर ऑफ पार्ट्स में हमें दिखा देते हैं, चाहे वो कारपेट है, चाहे वो धागा है, वो जी जो भी चीज है, वो लोकलाइजेशन काउंट होती है। और वो, अगर आपने धागा लोकलाइज कर लिया या आपने इंजन लोकलाइज कर लिया, ये भी एक है, ये भी एक है, ये कहाँ की लोकलाइजेशन है? हम्म। किसको बेवकूफ बना रहे अली हैं? देखें, तो वो ठीक आप कह रहे एक हैं आप। एक एक मेन इशू यहाँ पे एक आखिरी बात तो मैं इधर कर लूं, फिर पॉलिसी जो आपका, है। सॉरी, एक मुझे जी करना। जी जी सिर्फ लास्ट चीज मैं आपको बता इस उसमें कि अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद देखें, तो आपकी करोला जो है वो 10 साल पहले से 14% महंगी हो गई है, सेम मॉडल, एग्जैक्ट सेम गाड़ी। और होंडा सिटी जो है वो 10% महंगी हो गई है, एग्जैक्ट सेम गाड़ी, और ये अली डॉलर अली की, दिस इज आफ्टर अली डॉलर एडजस्टमेंट। अली अली, ये लेकिन सेम उसमें गाड़ी नहीं टैक्सेस का होती भी ना, तो नए हिस्सा है गाड़ी ना में नए उतना। मॉडल। सर नहीं 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 सर, नहीं 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 सर नहीं नहीं, अली 2016 की अली नहीं, अली अली 2016 में जो गाड़ी आई थी या 2025 में जो आ रही है, उसके अंदर नया मॉडल है, नई चीजें होंगी, नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने प्राइस भी हो सकती नहीं है। नहीं वो मैं वो आप चेक कर मैं रहे जिस हैं। गाड़ी, आप खुद देख लें, आप आपके सामने यार है मेरे पास यहाँ से ही कह रहे हैं, अगर आप फिर ये भी 2000। कंपैरिजन को डाल रहे हैं इसमें ना, कि वो गाड़ी वही नहीं स्पेक्स के साथ है, स्पेक्स अगर फर्क नहीं हुए तो फिर तो सर यस। आप मुझे खुद बता दें, आप पूरे पाकिस्तान के सामने 2016 की ग्रैंडे उठा लें, करोला उठा लें, और 2026 की ग्रैंडे उठा लें, कितना फर्क है वो आप खुद डिसाइड कर लें। इज ये इट आप करें ना जस्टिफाइड कि वो वीडियो 14%? वीलॉग,
ये व्लॉग करें और पाक ईद पे लगाएं। सर गुजारिश सही गुजारिश है, अगर सही है, आपको सही है। ब्रांड न्यू चलें अली, गाड़ी मिल रही हो 2016 स्पेक पर और 2026 स्पेक पर, क्या आप 14% प्राइस इंक्रीज को जस्टिफाई करते हैं? ये अब आपकी अपनी मर्जी है। दिस इज माय पॉइंट। नहीं, मैं नहीं। अच्छा चलें, मैं अली खज़र के पास आता हूँ। अच्छा अली, एक और अगेन बड़ा मसला तो ये है कि पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी है। मतलब हमें ये नहीं पता होता, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने डिसाइड करना है अपनी इक्विटी से रेज़ करना है फाइनेंस या डेट लेना है, 2 3 4 साल की प्लानिंग है, प्लांट ने लगना है, BYD बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है, इट्स अ ह्यूज ग्रुप ऑफ कोर्स, आई मीन इंटरनेशनली भी दे आर नोन, और उनको तो कहते ही कि इन्होंने टेस्ला को किल करने वाले हैं। तो अगेन ये पॉलिसी अनसर्टनिटी जो है वो फ़िलहाल तो इस सेक्टर के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो आपके ख्याल से व्हाट इज़ द इनसाइड न्यूज़ कि क्या करने वाली है गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में तो जो इस वक्त चल रहा है सो चलेगा, एक साल यही चलेगा, क्योंकि अब ये कहीं पे जो है, जिस तरह मेरा और येसन का इत्तेफाक नहीं हो रहा, इस तरह मिनिस्ट्रीज का और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका भी आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा इंडस्ट्री का। तो बहुत ज्यादा अभी चीजें हैं। तो जो भी इन्होंने पॉलिसी अभी ये इन्होंने कर दिया है, जो भी PHEV वगैरह पे टैक्स वगैरह बढ़ा दिया है, जो CBU रेट ऑफ ड्यूटी टैक्स कम कर दी है, ये एक साल ऐसा चलेगा। अगले साल में क्या होगा, अगले साल में फिर देखते हैं क्या होगा। उस वक्त तो फिर डेलिब्रेशन होगी और फिर रिजल्ट नहीं आएगा तो वही होगा। इवेंचुअली जो है CKD जो गाड़ियां हैं उनको सपोर्ट कम होती जाएगी और ये जो 10-12 प्लेयर है इसमें से कोई 2 4 5 रह जाएंगे, बाकी गायब हो जाएंगे। और फिर जो बाकी लोकलाइज करेगा वो सपोर्ट में रहेगा कि ठीक है जी, अली कहीं पे होश हो जाएंगे, 10-15% की सपोर्ट इन्हें दे दे, चले जी मेरी जेब से 10 लाख जाता था 5 लाख जाता है, चले 5 लाख के अंदर महीने रूप दे देता हूँ। तो वहां पे जाके ही सेटलमेंट होगी, ये मेरा अंदाजा है। अच्छा, सो अभी तो देखें ना, अभी तो हो रहा ये है कि कुछ गाड़ियों के लिए जो डिफरेंस है CBU की ड्यूटी का और CKD का, वो इतना कम रह गया है कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है कि कोई लोकल प्रोड्यूसर जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करे। सो अली हसनैन, ये तो एक पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी हमें नज़र आ रही है ना पिछले 10 साल से। जिस स्पीड से उन्होंने सपोर्ट किया कि जी ठीक है आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, वो आपका आर्गुमेंट ठीक है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकलाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में उस तरह से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। बट स्टिल आई मीन हम दोबारा वी आर गोइंग बैक टू द पॉलिसी कि जी ठीक है अब इंपोर्ट खोल दें, क्योंकि देखें जो कमर्शियल इंपोर्ट है उसके भी तो बहुत बड़े मसाइल है ना। पाकिस्तान में जो जापान से गाड़ी आती थी वो कितनी % जो है एक्सीडेंटल होती थी, वहाँ पे कौन सा को क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को मिल रहा था? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है। देखें, ये एक टॉकिंग पॉइंट है इंडस्ट्री का कि जो गाड़ियां आती थी वो बड़ी खराब आती हैं। अगर खराब आती हैं तो पाकिस्तानी बेवकूफ तो नहीं है। आप जब गाड़ी खोलते हैं, जब जो गाड़ी खरीदता है उसको नहीं पता कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है। आप पाक व्हील्स का बंदा बुलाते हो मैकेनिक, वो 2 मिनट में बता देता है आपको कि गाड़ी जी यहाँ से लगी हुई थी, वहां से लगी हुई थी। उसको आप 10,000 5,000 जो भी उसका रेट है वो आप पे ऑफ नहीं अली, करते ये हैं। तो फिर आप एज यार ए दिस इज नॉट कंज्यूमर सर्विंग द पर्पस ना, वो तो पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा अगर हम पर्पस, लोअर ओके इक्विलिब्रियम आप पे ही पर्पस रहना बता दें। चाहते हैं। टेल मी व्हाट द पर्पस। सिर्फ सिंपल सी बात, मुझे जो गुस्सा चढ़ता है ना इस पूरे डिबेट में वो ये है कि हुकूमत और इंडस्ट्री पर्पस डिफाइन नहीं करती। आप मुझे पर्पस डिफाइन करते हैं, फिर हम बात करते हैं उसको अचीव कैसे करना है। व्हाट इज द पर्पस एग्जैक्टली? अच्छा, क्या सो पर्पस है कि हमने डॉलर जी जी, सो बचाने हैं? मेरा क्या ख्याल से पर्पस है कि हमने पर्पस जॉब्स क्रिएट पर्पस करनी है? ये है कि हमने या सो कुछ तो एक्सटर्नल चैलेंजेस है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मामला है। मैं तो स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आपने कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्राइस में एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। और आई मीन सर वी ये पर्पस रियली नहीं। नीड टू इन्वॉल्व द स्किन ऑफ द जी, स्किन तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ना अली, क्योंकि कमर्शियल इंपोर्ट्स में तो लोग, पाकिस्तान है किस हद तक यहाँ पे रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है आपको पता है, लोग फ्रॉड करते हैं और चले जाते हैं और ये बड़ा कॉमन है। मतलब अगर आज भी हम लोग बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को जिनकी पूरी की पूरी नीचे डीलरशिप्स के साथ बहुत अच्छी सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस हैं, तो वो तो CBUs लाएंगे, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, तो कंज्यूमर को तो फिर भी सर कुछ अच्छा, नहीं मिलेगा। आप ऐसे करें कि आप दुनिया को ना थोड़ा सा दुनिया में जायजा करें। जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं वो उन्होंने क्या किए, इसको इसका कोई हल निकाला होगा? इसका हल सिंपल सा है कि अगर आप कहेंगे ना इन्हीं इन्हीं सारे ग्रुप्स को आप कहें कि अब से आपको हमने असेंबली में बेनिफिट नहीं देना, लेकिन हम आपको गाड़ियां इंपोर्ट करने की फुल इजाजत है। यही ग्रुप्स जो हैं ये आपको गाड़ियां इंपोर्ट करके उसकी
उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक कमर्शियली वायबल काम है, दे विल ऑफ कोर्स डू इट। लेकिन मैं ये है हायर एंड, ये आपके और अली खजर के लिए जो हर साल गाड़ियां चेंज कर सकते हैं, ये मेरे जैसे के लिए नहीं है, ये मेरे लिए जैसे के लिए नहीं है। देखें, आपने ना ये नहीं अली, ये तो मैं ये आपको इस तरह चले अब गुजारिश ये है कि आप ये क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक टूटी हुई चीज दे दो, मेरे पास मैंने गांव में चलानी है, मेरे पास बजट है 3 लाख रुपए का, मुझे गाड़ी चलानी है और मैं उस लैक ऑफ सेफ्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको उसकी उसकी एनवायरनमेंट में, अगर वो कहता है कि भाई मुझे पता है मैं क्या मंगवा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी के ऊपर आपके पास क्या हो सकता है कि आप जो गाड़ियां बेच रहे हैं या जो पाकिस्तान में बिक रही हैं, उनकी आप एक ग्रेडेशन कर दें। जिस तरह आप फ्रिज लेने जाते हैं, आपने देखा होगा वो बार लगा होता है पीला और लाल और वो हरा, कि एनवायरमेंटली कितना फ्रेंडली है। आप गाड़ी पे स्टिकर लगा देंगे जी हमारी क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक ये ऐसी चीज है। जो ग्राहक है ना, उसको उसकी अकल को अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारा जो कभी एक जमात भी नहीं ना पढ़ा हुआ, वो भी बहुत सियाना होता है, उसको उसकी जहानत का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। सो अगर आप उसको बता रहे हैं कि भाई देखो ये एक्सीडेंटेड गाड़ी आ रही है, तो वो बच्चा नहीं है, उसको अपने सर्कमस्टांसेस आपसे और मुझसे बेहतर पता है, जी, और वो उसको तो आप बता इजाजत रहे नहीं दें ना अली कि यार, वो, वो तो नहीं बता रहे ना यार। सर आप देखें, आप एक फ्रॉड की वो तो बात कर रहे हैं ना। मार्केट में आपको पता है जब आप एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। नहीं, नहीं एसिमेट्रिक सर, तो इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोग धोखा खा आई जाते हैं। जी। सर खाते हैं, सही कह रहे हैं, और उसका मार्केट ने एक हल निकाला है। मार्केट का हल ये है कि आप देर आर accredited मैकेनिक्स। मैंने खुद एक जापानी गाड़ी खरीदने का एक दफा तसव्वुर किया, और मैंने एक प्राइवेट मैकेनिक को, जो कि ऑनलाइन मैंने बुक कराया पार्क व्हील्स का, वो गया और उसने कहा कि जी भाई ये, मैं 2-3 गाड़ियां देख रहा था, एक फ्लड हुई हुई थी जापानी गाड़ी, एक एक्सीडेंटेड थी। और जब उसने बता दिया, मैंने कहा अच्छा मरम्मत कैसी हुई है, उसने वो भी बता दिया कि मरम्मत ए ग्रेड की है, बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है। और उसके बावजूद मैंने कंसिडर किया खरीदना, क्योंकि जो वो गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी वो 80 लाख की हो रही थी, और जो गाड़ी मैं देख रहा था वो 25 लाख की थी। तो मैं एज अ अडल्ट अपनी अकल को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये फैसला करने का हक रखना चाहिए मुझे, कि अगर मुझे नजर आ रहा है कि क्या चीज, सो वो तो मार्केट ने सॉल्व कर दी। ये जो आप मार्केट फॉर लेमन्स वाली बात करें, जो एक राइट, एसिमेट्रिक राइट, इन्फॉर्मेशन राइट। की बात कर रहे हैं, वो तो मार्केट के पास उसका हल है। तो ये मेरे ख्याल में, मैं इसको इतना नहीं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आप अक्सर, ये गवर्नमेंट की भी इसके अंदर मैंने पॉलिसीज में लिखा हुआ देखा है कि जी इतनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जी। तो आप जॉब्स खराब करेंगे। राइट। इसमें दो मसाइल आते हैं। एक ये कि जो मल्टीप्लायर है, जो जो वो कैलकुलेशन करते हैं, वो ये नहीं करते कि हमारी फैक्ट्री में कितने हैं। वो ये कहते हैं कि जी बस पे बैठ के जब आ रहे हैं तो वो बस वाले की भी है, फिर वो जो बस जाती है मरम्मतें करवाने, उस मैकेनिक को भी शामिल करें, राइट, राइट, फिर जो राइट, हमारे इलाके का धोबी है राइट। उसको भी शामिल करें। दिस इज हाउ दे कम अप विद देयर मल्टीप्लायर। मुझे आज तक उस मल्टीप्लायर की राइट। स्टडी नजर नहीं आई, और वो नंबर जो थ्रो अराउंड करते हैं वो अच्छा। कभी फाइव अच्छा अली, फाइव हमारे टाइम्स पास ज्यादा थोड़ा होते सा हैं। टाइम टाइम जो लास्ट है वो सर, टाइम कम वन है लाइनर, हमारे पास। जी, लास्ट पॉइंट आप कह वन दें, फिर अली खिजर से मेरा फाइनल लास्ट पॉइंट कमेंट ये लेंगे। है कि जी। कभी भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जॉब क्रिएशन नहीं करती। ये एक अपसाइड डाउन अप्रोच है। आपने जॉब क्रिएशन करनी है, आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री राइट। से करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव से नहीं करते। सो एनीवे, स्टॉप हियर, थैंक यू। सही, सही। तो थ्योरेटिकली दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ करेक्ट, बट अगेन इसका टाइम नहीं है। मैं अली खिजर के पास आऊँगा। अली, आपका फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए हमें अपनी ऑटो इंडस्ट्री के साथ? देखिए, बिल्कुल ठीक है कि आप थोड़ा इंपोर्ट को खोलें, और एक सर्टेन सेगमेंट में जहाँ पे हमारी लोकल गाड़ियां इतनी नहीं बन रही, मसलन के 50 लाख से नीचे आज की प्राइस है, जो भी हमने को टैक्स इंपोर्ट पे भी कम से कम उतना तो होगा जितना डोमेस्टिक पे है। सो 50 लाख की गाड़ी आप देख लें, या 30 लाख 40 लाख की गाड़ी आप देख लें, तो आपको मार्केट में सिर्फ ये ऑल्टो मिलती है। और सेकंड हैंड में भी देख लें तो यही आपको राइट। यारिस वगैरह आगे पीछे पुरानी मिलती हैं, कोई उसमें नहीं आती। आप इसमें ऑप्शन दे दें, लोगों को लेने दें, एक नया सेगमेंट जो गाड़ियों में है ही नहीं वो आ जाए। लेकिन जहाँ जहाँ गाड़ियां लोकल जहाँ पे बन रही है, जो स्वीट स्पॉट है, जो 1 करोड़ और उसके प्लस माइनस की है, वहां के ऊपर जो है आप नई गाड़ियों को इतना ना करें, और लेट इट बी दें कि इनको 5 साल का एक पीरियड दें, और लोकलाइजेशन के इन्हें 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 दें। और भाई फिर चाइना से लोकलाइजेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि चाइना इस वक्त आपको सीपीयू सस्ती दे रहा है, सीकेडी महंगी दे रहा है कुछ फॉर्म में। तो उसको ये है कि चाइना की सब्सिडी को एंजॉय करें अगले 5 साल।
और थोड़ा ये है कि आप वेंडर्स और पार्ट्स वालों की जो है ना डेवलपमेंट पे काम करें, क्योंकि अगर कहीं आपने एक्सपोर्ट करनी है और कहीं से आपने इंडस्ट्री के अंदर वो लाइट इंजीनियरिंग के अंदर वो आ जाती हैं। आई एग्री विद दैट कि आपने जो फोकस उस पर ज्यादा लेके जाए और आहिस्ता आहिस्ता इनको बता दें कि अगले 5 साल में ये खत्म हो जाएंगी, ये चीजें दोबारा नहीं मिलेंगी। तो कुछ प्लेयर तो निकल जाएंगे, कुछ रह ओके जाएंगे, बट गिव देम अ ट्रांजिशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच अली खज़र एंड थैंक यू डॉक्टर अली हसनैन ना। हमें प्रोटेक्शन तो देनी है ऑटो इंडस्ट्री को, और लेकिन विदाउट परफॉर्मेंस नहीं देनी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, वो रहेगी तो इंजीनियरिंग सपोर्ट भी मिलेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी। सो ऑटो सेक्टर जो है उसकी पॉलिसी अब तक आ जानी चाहिए ताकि ये अनसर्टनिटी जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।